बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्रीवियस जो 2 पार्ट्स थे उसमें मैंने क्वेश्चंस करा दिए थे, कुछ मैक्सिमम कवर, तकरीबन अब हाफ रह गए हैं। और उसके बाद है व्हाट इज़ प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपर मैंने प्रोफेशनल सीक्रेसी वगैरह का बताया था। प्रोफेशनल सीक्रेसी में हमने कहा था कि कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं जिनके अंदर आप बता सकते हैं, आप पेशेंट की इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज़ कर सकते हैं थर्ड पार्टी को। अब उस जो डिस्क्लोजर का प्रोसीजर है कि आप पेशेंट की इन्फॉर्मेशन कब किसको डिस्क्लोज़ कर सकते हो, उसको हम कहते हैं प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। उसके अलावा आप पेशेंट की इन्फॉर्मेशन बगैर उसकी इजाज़त के किसी को बताओ तो वो एक ना क्या कहते हैं, इट्स इलीगल, कि आप नहीं बता सकते। लेकिन किस केस में आप बता सकते हो वो हमने अब करना है। प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, व्हाट इज़ प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन? इट इज़ डिस्क्लोजर ऑफ अ पेशेंट्स इन्फॉर्मेशन टू अदर्स हैविंग एन इंटरेस्ट इन इट. In this context, the doctor has a duty to disclose, and it is disclose the information, and it is considered justified in the eyes of law, provided it is made in good faith in the course of legal duty, with the precaution that the statement of disclosure is not malicious, and the party receiving it has a duty to receive it. तो इस सारी पैराग्राफ का मतलब क्या था आसान अल्फाज में, कि पेशेंट की इन्फॉर्मेशन आप उन लोगों को देते हो जिनको इसमें इंटरेस्ट है, और वो डॉक्टर की ड्यूटी कुछ केसेस में बन जाती है कि आपको इन्फॉर्मेशन देने से। वो मैं 2 टाइप्स बताऊंगी प्रिविलेज कम्युनिकेशन की, क्वालिफाइड प्रिविलेज और एब्सोल्यूट प्रिविलेज। उसमें बाज़ औक़ात क्या होता है कि आप ना कोर्ट में जाते हो तो कोर्ट के कहने पे ना आपको कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ करनी पड़ती है, लेकिन वो गुड फेथ फॉर द पेशेंट के बेहतरी के लिए और या फिर सोसाइटी की बेहतरी के लिए होती है। उसके डिस्क्लोजर का ना कोई किसी किस्म का ना कोई मलेशियस पर्पज़ नहीं होता, ठीक है। और जिस पार्टी को चाहिए होती है उसी को दी जाती है, किसी ऐरे गैरे को नहीं। आप हर किसी को नहीं बता रहे कि उस पेशेंट के साथ आपकी क्या बात हुई थी, उस पेशेंट को क्या मसला था। तो ये दैट्स ऑल प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। इसके इस तरह आपने डेफिनेशन अगर आ जाती तो ये लिखनी है, याद करनी। व्हाट इज़ मेंट बाय कॉन्सेंट? कॉन्सेंट इज़ डिफाइंड एज अ पर्सन। अच्छा, ये सेम क्वेश्चन ना BS में भी है, तो ये एक ही जगह तरह दफ़ा यहाँ से याद कर लें। कॉन्सेंट इज़ डिफाइंड एज अ पर्सन वॉलंटरीली एग्रीइंग टू द प्रपोजल और डिज़ायर्स ऑफ अनदर, कि एक इंसान किसी दूसरे इंसान के प्रपोजल यानी उसकी पेशकश या उसकी ख्वाहिशात को अगर वॉलंटरीली उससे एग्री करता है उसकी बात से, तो उसे हम कहते हैं कॉन्सेंट। सिंपल अल्फाज में आप कहते हो कि ना इजाज़त, जैसे आप पेशेंट से कोई भी हम प्रोसीजर करने से पहले कहते हैं कि मैं आपका मुआयना करना चाहती हूँ, उम्मीद है आप ताउन करेंगे। तो हम इस अल्फाज में बेसिकली पेशेंट की ना इजाज़त ले रहे थे, कॉन्सेंट। डायरेक्ट उसको ये नहीं कहते होते हैं पेशेंट को कि मैं आपका मुआयना करूँगी, आप मुझे इजाज़त देते हैं। वो इसलिए नहीं पूछते क्योंकि पेशेंट ना उसमें अगर नो कह दे तो आप प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर सकते। तो हम अल्फाज में कॉन्सेंट लेते हैं कि वो नो ना कर सके। हम कहते हैं कि मैं आपका मुआयना करना चाहती हूँ, उम्मीद है आप ताउन करेंगे। तो कॉन्सेंट बेसिकली क्या है कि आप किसी बात से एग्री कर रहे हो, किसी रजामंदी, ठीक है। इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती है? मेन एक इम्प्लाइड कॉन्सेंट होती है, एक्सप्रेस्ड कॉन्सेंट है, इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट है और ब्लैंकेट कॉन्सेंट है। इसकी फर्दर डिटेल्स नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है, नेक्स्ट पेज पे, तो फिर बताती हूँ आपको। डिस्क्राइब रोल ऑफ कंसेंट इन मेडिकल ट्रीटमेंट, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स टू मेक अ कंसेंट लीगल। कहते हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट में कंसेंट का क्या रोल है। सबसे पहले उसकी यानी थोड़ी ना कंसेंट की आपने सिग्निफिकेंस बतानी है। Consent is important in medical treatment as it gives power and opportunity to the patient to decide whether he wants the treatment or not. Kind of ये पेशेंट को ना पेशेंट एम्पावरमेंट है, टाइप ऑफ के पेशेंट को ये दिया जाती है, उसको उसके हाथ में ये इख्तियार दिया जाता है, उसको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो डिसाइड करे कि उसने कोई ट्रीटमेंट करवानी है या नहीं करवानी। इट गिव्स द पेशेंट अपॉर्चुनिटी टू डिसाइड अकॉर्डिंग टू हिज विल, कि अपनी मर्जी के मुताबिक वो डिसाइड करे। पर सबसे पहले कि उसने ट्रीटमेंट करानी है या नहीं करानी, फिर दूसरे नंबर पर आया था कि ट्रीटमेंट करानी तो कौन सी करवानी। इंग्रेडिएंट्स जो कि कॉन्सेंट को लीगल कॉन्सेंट बनाते हैं वो कौन से चाहिए वाले पॉइंट्स ऊपर ऐड करने थे। पेशेंट प्रोसीजर, स्पेशल प्रोसीजर सच जो एनेस्थीसिया एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें रिटन कॉन्सेंट ज़रूरी होती है। इन एमरजेंसीज कॉन्सेंट इज़ नॉट, हवा बहुत चल रही है। In emergencies consent is not required and it is implied। ये आगे टाइप ऑफ कॉन्सेंट में बताऊंगी तो वहाँ पे बताऊंगी कि इम्प्लाइड कॉन्सेंट क्या होती है। इट इज़ प्री रिक्विसाइट फॉर द स्टार्ट ऑफ मेडिकल प्रोसीजर, मेडिकल प्रोसीजर के स्टार्ट करने के लिए प्री रिक्विसाइट है। पेशेंट कैन नॉट बी कंपेल्ड फॉर ट्रीटमेंट, कि आप उसको कंपेल नहीं कर सकते, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते, कॉन्सेंट देगा तो आप ट्रीट करेंगे। ये जो लास्ट वाली 2 लाइन है इसको आप स्टार्ट में कर लें। इट इज़ प्री रिक्विसाइट फॉर स्टार्ट ऑफ मेडिकल प्रोसीजर, पेशेंट कैन नॉट बी कंपेल्ड फॉर द ट्रीटमेंट, फिर आगे कंसेंट इज़ एन इंपॉर्टेंट, ये वाला ऐसे हो सकता है। एक मिनट, let me give you correct sequence. Consent is important in medical treatment as it gives power and opportunity to the patient to decide whether he wants the treatment or not. It gives the patient opportunity to decide according to his will.
फिर आपने देखा इट इज़ प्री रिक्विजिट फॉर द स्टार्ट ऑफ मेडिकल प्रोसीजर, पेशेंट कैन नॉट बी कंपेल्ड फॉर द ट्रीटमेंट। और उसके बाद आप बेशक ये वाली लाइन्स लिख दें कि स्पेशल प्रोसीजर जैसे एनेस्थीसिया में रिटर्न कॉन्सेंट चाहिए होती है, एमरजेंसी में इम्प्लाइड कॉन्सेंट होती है। उसके बाद है ये वाली जो एनेस्थीसिया और एमरजेंसी वाले ने एक्स्ट्रा लाइन्स हैं, ना भी लिखें तो सब मसला नहीं है। फिर आ गया इंग्रीडियंट्स जो कि कॉन्सेंट को लीगल कॉन्सेंट बनाते हैं। सबसे पहले एज अकॉर्डिंग टू लॉ होनी चाहिए, जो बंदा कॉन्सेंट दे रही है, कॉन्सेंट दे रहा है या दे रही है, उसकी एज अकॉर्डिंग टू लॉ होगी तो कॉन्सेंट लीगल कंसीडर की जाएगी। कॉन्सेंट मस्ट बी फ्री का मतलब है कि कोई ना बर्डन नहीं होता, पेशेंट अपनी मर्जी से कर रहा होता है। इट शुड नॉट बी मेड अंडर एनी प्रेशर। फिर द पर्सन शुड नॉट बी अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एनी ड्रग्स, कि वो किसी ड्रग्स के ज़ेरे क्या कहते हैं उसको, ज़ेरे इस्तेमाल, मतलब उसको कोई ना वो ड्रग्स की वजह से उसको किसी किस्म की कोई इंटॉक्सिकेशन ना हुई हो, या वो किसी कोई प्रेशर की वजह से ना दे। और एक इसमें ये भी कॉम्पिटेंसी भी आ जाएगा, जो लास्ट पे जो पॉइंट्स बताए थे ना ये वाले मैंने, कि रेलिवेंट होना चाहिए, कॉम्पिटेंस नहीं, यहाँ पे नीचे कहाँ से एक जगह पे बताया था कि कैपेसिटी ऑफ द पेशेंट वगैरह वाले, खैर यही वाला था सॉरी, कि कॉम्पिटेंस कैपेसिटी ऑफ द पेशेंट होनी चाहिए। तो फिर वो भी इसमें आ जाएंगे कि लीगल होनी चाहिए, वॉलंटरी होनी चाहिए, वॉलंटरी होनी चाहिए, कैपेसिटी या कॉम्पिटेंस ऑफ द पेशेंट होनी चाहिए, लीगल एज होनी चाहिए उसकी, विदाउट एनी प्रेशर हो, विदाउट एनी इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स हो। So coming to our next question, in a criminal case the plea of insanity was raised in defense of an accused in the court. What are the verdicts that can be made by the court of law during case proceedings and what is McNaughton's rule? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार आता है कि क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये पहले ये वाला करा देती हूँ कि क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक्सेप्शन क्या क्या है, कि किस किस केस में एक जो क्रिमिनल है उसको ना सज़ा से उसकी बचत हो सकती है, या तो उसकी कम्प्लीटली सज़ा उसकी माफ़ हो जाएगी या फिर थोड़ी कम हो जाएगी। तो वो ये सारे पॉइंट्स हैं तीन। इम्यूनिटी, फर्स्ट पॉइंट इसमें था इम्यूनिटी, फिर है इंसैनिटी एंड डिजीज़, देन है इंटॉक्सिकेशन। इम्यूनिटी का क्या मतलब है, अच्छा ये साथ पहले इनके सेक्शंस कर लेते हैं कि सेक्शन 82 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड, फिर 83 सेक्शन 84, 85, 82, 83, 84, 85 में ये सारे जो है ना क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के एक्सेप्शन वो कवर होते हैं सेक्शनल इन सेक्शंस में। इम्यूनिटी का क्या मतलब है कि कोई बच्चा जिसकी एज 7 साल से कम है वो किसी भी क्रिमिनल एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये सेक्शन 82 कहता है। सेक्शन 83 के मुताबिक जो ये एज लिमिट है ना वो 7 से लेकर 12 ईयर्स तक है। फिर इंसेनिटी या डिजीज़ नाम से ज़ाहिर होता है कि अगर कोई भी क्रिमिनल एक्ट हुआ है उस वक्त के जब कोई इंसान था, वो जो पर्सन जिसने कोई क्रिमिनल एक्ट किया उसका अनसाउंड माइंड था, ठीक है, तो वो एक्सेप्शन टू लॉ होता है। इसमें 3 चीज़ें हो सकती हैं, वर्डिक्ट्स कोर्ट में 3 बनाए जा सकते हैं, अनफिट टू प्लीड, गिल्टी बट इनसेन, या डिमिनिश्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये क्वेश्चन था जिसकी डिटेल ऊपर करनी है, इसलिए मैंने पहले ये कराई थी कि ये बेसिक पता चल जाए आपको। थर्ड होता है इंटॉक्सिकेशन, जो कि सेक्शन 85 डील करता है उसको पाकिस्तान पीनल कोड का। उसमें क्या है कि कोई जो पर्सन है उसको ना किसी ड्रग्स के इन्फ्लुएंस के अंडर उसने कोई किसी किस्म का क्राइम किया गया तो उसको भी एक्सेप्शन कंसीडर करते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं कि प्ली ऑफ इंसेनिटी में कौन कौन से वर्डिक्ट बनाए जा सकते हैं। तो उसमें 3 है। सबसे पहले अनफिट टू प्लीड, गिल्टी बट इंसेन, या डिमिनिश्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अनफिट टू प्लीड का है कि जो डिफेंडेंट है वो एट द टाइम ऑफ द क्राइम तो वो ठीक था, लेकिन अब सब्सिक्वेंटली वो इंसेन बन गया, तो अब जब वो प्लीड का टाइम आया तो वो इंसेन है। गिल्टी है लेकिन वो इंसेन है, वो मुजरिम है लेकिन वो पागल था। डिमिनिश्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि एप्लीकेबल टू अ डिफेंडेंट हु इज़ नॉट कम्प्लीटली एब्जॉल्व बट द सिवेरिटी ऑफ द सेंटेंस इज़ मिटिगेटेड और रिड्यूस। इस केस में क्या होता है कि जो उसकी सज़ा है वो कम्प्लीटली माफ़ नहीं होती लेकिन थोड़ी कम हो जाती है। राइट और एंड रॉन्ग टेस्ट या फिर मैकनॉक्टन्स रूल, ये जो फोरेंसिक साइकेट्री उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आया हुआ, तो ये दोनों में आता है, इसमें भी है उसमें भी, उसका भी यहाँ पे लिख दिया था मैंने। फोरेंसिक साइकेट्री के क्वेश्चन तकरीबन सारे ना इसमें कवर हो रहे हैं। एक कोई था अलग से टाइप्स ऑफ डिल्यूजन, या उसको मैं दोबारा करवा देती हूँ, नोट्स में नहीं लिखा हुआ मैंने, उसके अलग से बनाया था एक पेज। अच्छा खैर, इसमें क्या था कि राइट एंड रॉन्ग टेस्ट या मैकनॉक्टन्स रूल में क्या है, इट इज़ अ टेस्ट फॉर क्रिमिनल इंसेनिटी। The criminal law doctrine says that a person is not criminally responsible for an act when a mental disability prevented the person from knowing either the nature or the quality of act or whether the act was right or wrong। कि एक इंसान है वो उसका दिमागी हालत ऐसी है कि वो नहीं बता सकता कि जो वो काम कर रहा है वो सही है या गलत है, या उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस का नहीं पता। According to McNaughton's rule, every man is presumed to be sane and to possess a sufficient degree of reason to be responsible for his crimes until the contrary can be proved। कि मैकनॉक्टन रूल क्या कहता है कि एक इंसान को ना अपने
एक इंसान को ना बिल्कुल समझदार या फिर ना बाशऊर समझा जाता है कब तक कि जब तक वो जो कोई क्राइम कर रहा है ना उसको पता है कि वो क्या कर रहा है। अगर उसको नहीं पता तो वो इसका मतलब है कि वो सेन नहीं है, वो इंसेनिटी की तरफ जाएगा। एन इनसेन पर्सन इज़ पनिशेबल इफ़ ही नोज एट द टाइम ऑफ द क्राइम। तो ये सारा आपने डिटेल लिख देनी मैकनॉक्टन्स रूल में। व्हाट इज़ मेंट बाय एविडेंस? एविडेंस को साफ अल्फाज में कहें, आसान अल्फाज में, सादा अल्फाज में कहें तो एविडेंस का मतलब होता है सबूत। एविडेंस इन अ ब्रॉड सेंस रेफर्स टू समथिंग दैट फर्निशेस प्रूफ ऑफ अ मैटर, कि किसी भी चीज़ के लिए जो एज अ सबूत एज अ प्रूफ एक्ट करे तो उसे हम कहते हैं एविडेंस। इट में टेक वेरियस फॉर्म्स सच एज ओरल, टेस्टिमनी, वीडियो टेप, डॉक्यूमेंट्स एंड अदर फॉर्म्स। ये सारे उसकी फॉर्म्स हैं। सॉरी मुझसे बोला नहीं जा रहा। इट इज़ द इंफॉर्मेशन दैट इज़ यूज्ड इन कोर्ट टू ट्राई टू प्रूव समथिंग। मैं ना अभी हम लोग वार्ड्स वगैरह से वापस आए थे तो तब से आके मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग्स ही कर रही हूँ, और रोज़ा भी है तो इसलिए मैं बिल्कुल ना बस हो चुकी है, आवाज़ बहुत आहिस्ता निकल रही है, सॉरी अबाउट दैट। लेकिन बिकॉज आप लोगों को अर्जेंट चाहिए थी इसलिए मैं भी ये रिकॉर्ड कर रही थी। अच्छा, तो इसके नोट्स मैंने उसी ग्रुप में भेज दिए। मैं आपको वीडियो का लिंक रिकॉर्ड करके इंशाल्लाह सेंड करती हूँ, देख लीजिएगा इसे। एविडेंस क्या होता है कि सबूत है किसी चीज़ का, और ये ओरल, टेस्टिमनी, वीडियो टेप वगैरह की वजह से की फॉर्म ले सकता है। इट इज़ द इंफॉर्मेशन दैट इज़ यूज्ड इन कोर्ट टू ट्राई टू प्रूव समथिंग। कोर्ट में जब कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए, किसी वर्डिक्ट को या किसी चीज़ को साबित करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं एविडेंस। एज इट इज़ की डेफिनेशन लिखनी है आपने। फिर है देयर आर व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एविडेंस। एविडेंस की मेनली दो टाइप्स होती है, एक ओरल एविडेंस और एक होती है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ठीक है, ओरल के आगे 3 टाइप्स हैं, डायरेक्ट एविडेंस, इनडायरेक्ट या हेयर से एविडेंस। हेयर से का मैंने पहले बताया था, सुनी सुनाई बात जिसे हम कहते हैं, या फिर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस 2 तरह की है, प्राइमरी डॉक्यूमेंट या सेकेंडरी डॉक्यूमेंट। अब ओरल एविडेंस में जो फर्स्ट वाला है डायरेक्ट एविडेंस, वो क्या है कि किसी आई विटनेस ने खुद सबसे पहले थी डायरेक्ट एविडेंस के किसी आई विटनेस जिसने खुद अपनी आंखों से होते हुए देखा है कोई इंसिडेंस, तो वो डायरेक्ट विटनेस होगी। इनडायरेक्ट या हेयर से एविडेंस है कि एविडेंस एक ऑफ अ पर्सन हु हैज़ रिसीव्ड इट थ्रू हेयर एंड से प्रोसेस, कि एक इंसान है उसने किसी से सुना है कि अच्छा अगर एक जगह पे किसी को गोली लगी है ना तो उसको खुद वहाँ पे मौजूद अगर होगा तो वो आई विटनेस है, वो डायरेक्ट एविडेंस है। अगर वो किसी से सुनेगा कि अच्छा फ़लाने इंसान ने गोली मारी थी तो वो एक इनडायरेक्ट या हेयर से एविडेंस है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है फैक्ट्स फ्रॉम विच कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, जैसे फिंगरप्रिंट्स है, लेबॉर्ट्री रिपोर्ट्स वगैरह के वो फैक्ट है जिससे कोई कंक्लूजन पे इंसान आ सकता है, तो वो एज एन एविडेंस एक्ट करते हैं, उनको हम कहते हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स हैं कि अगर डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है तो उसमें प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स कहेंगे। सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स है कि अटेस्टेड कॉपीज़ एंड डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स की टाइप क्या क्या आ सकती है, मेडिकल सर्टिफिकेट हो सकता है, मेडिकल रिपोर्ट्स हो सकती है, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन हो सकती है, प्रिस्क्रिप्शन स्लिप वगैरह, बैंक डेपोजिशन हो सकती है, बैंक डिक्लेरेशन हो सकती है, या फिर मेडिकल रजिस्टर रिकॉर्ड हो सकते हैं। मैंने पता नहीं क्या लिखा हुआ, रजिस्ट्रार रिकॉर्ड मेडिकल नहीं है, मेडिकल रजिस्टर का रिकॉर्ड कोई ना, तो ये सारे एज ए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एक्ट करेगा। अगर ये ओरिजिनल होगी तो प्राइमरी डॉक्यूमेंट है, अगर सेकेंडरी हो गई तो अटेस्टेड होनी चाहिए। जैसे सपोज हम लोग एडमिशन्स वगैरह भेजते हैं, एफएससी के आपके वो मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड है, एफएससी के रिजल्ट कार्ड है, जब कहीं पे आपने इधर मेडिकल कॉलेज में आने के लिए जब आपने सबमिशन करानी थी तो आप उनके अटेस्टेड कॉपीज़ लगाते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की अलग फाइल होती है, अगर वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स हैं, और जो आप नेक्स्ट सेकंड कॉपी बनाती है ना कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स को अटेस्टेड कॉपीज़ के साथ, तो वो सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स में आते हैं। नेक्स्ट आ गया टाइप्स ऑफ कॉन्सेंट। इसकी मैंने पहले बात की थी कुछ क्वेश्चंस पहले कि मैं इसकी टाइप्स बताती हूँ, तो वही आ गई हैं। सबसे पहले टाइप ऑफ कॉन्सेंट में आती है इम्प्लाइड कॉन्सेंट। कौन सी कॉन्सेंट होती है? द कॉन्सेंट दैट इज़ नॉट गिवन एक्सप्लिसिटली बट कैन बी इन्फर्ड बेस्ड ऑन इंडिविजुअल्स एक्शंस एंड फैक्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन। इम्प्लाइड कॉन्सेंट क्या है कि पेशेंट ने अपने मुंह से कॉन्सेंट नहीं दी, लेकिन ना उस सिचुएशन या उस सिनेरियो के अकॉर्डिंग या पेशेंट की हालत को देखते हुए कंसीडर किया जा रहा होता है, उसको देख के पता चलता है कि इसकी कॉन्सेंट है। जैसे एमरजेंसी में कोई पेशेंट आया है तो ज़ाहिर है वो ट्रीट होने के लिए आया, उसमें वहाँ पे उसकी कॉन्सेंट आप नहीं भी लेते तो वो काइंड ऑफ इम्प्लाइड कॉन्सेंट है कि आप वो एक्ट्स उस इंडिविजुअल के एक्शन या फैक्ट्स ऑफ द पर्टिकुलर सिचुएशन से आप ये क्या कहते हैं कंक्लूड करते हो कि उसकी एविडेंस है। एक्सप्रेस्ड कॉन्सेंट है कि 2 टाइप्स हैं इसकी, ओरल या रिटर्न, कि आप अपना क्लियर और डायरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द एग्रीमेंट टू ट्रीटमेंट प्रोसीजर, कि आप बताते हो कि पेशेंट को ये वाला प्रोसीजर हो रहा है। और एक्सप्रेस कॉन्सेंट या तो वो ओरली आपको एग्री करता है कि येस ही वांट्स द ट्रीटमेंट या फिर ही वांट्स द सर्जरी, या फिर वो क्या कहते हैं उसको आपको डॉक्यूमेंट्री कॉन्सेंट देते हैं। ब्लैंकेट कॉन्सेंट ये बिल्कुल ये ना ज़्यादातर हमारे पाकिस्तान में ली जाती है। इसमें क्या होता है कि ऑपरेशन से पहले
ना पेशेंट को कहते हैं कि ना कहा जाता है कि आप ना स्टेटमेंट पे साइन करें कि आप ऑपरेशन के लिए रेडी हैं। एनेस्थीसिया का बेसिकली होता है ना, एनेस्थीसिया में खुदा ना खासा अगर ना डोज ज़्यादा कम लग जाए तो अक्सर ना इसकी सीवियर कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, पेशेंट की इवन डेथ भी हो सकती है। पेशेंट को आप बताते हो कि आपको एनेस्थीसिया के अंदर ना सर्जरी की जानी है आपकी, तो आप इसकी कंसेंट दें। तो ये बहुत कॉमन है हमारे हॉस्पिटल्स में, और ना कोई गुड या वैलिड कोर्ट की नज़रों में तो इसको वैलिड कॉन्सेंट कंसीडर नहीं किया जाता, ये ब्लैंकेट कॉन्सेंट हो गई। अब इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट बेस्ट टाइप ऑफ कॉन्सेंट है। इसमें क्या होता है, डॉक्टर ने सारी रिक्वायर्ड, मैं आपको एक पिछले प्रीवियस एक क्वेश्चन में इसको फुल एक्सप्लेन किया था मैंने इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट का, जहाँ पे मैंने कोलिसिस्टेक्टमी की इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट की एग्जांपल दी थी। तो डॉक्टर ने प्रोवाइड करते सारी इन्फॉर्मेशन टू द पेशेंट रिगार्डिंग हिज डायग्नोसिस एंड प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ द ट्रीटमेंट। इट इज़ द बेस्ट टाइप ऑफ कॉन्सेंट, और कोर्ट की नज़र में इसको बेस्ट टाइप कंसीडर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है व्हाट आर सिचुएशंस इन विच कम्युनिकेशन बिकम्स प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन का मैंने जब बताया था प्रोफेशनल या मेडिकल सीक्रेसी का, उसके साथ मैंने बताया था कि कुछ सिनेरियोस में ना हम पेशेंट की इन्फॉर्मेशन को थर्ड पार्टी को दे सकते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रिविलेज कम्युनिकेशन। तो वो इसके नीचे टाइप्स भी हैं ये प्रिविलेज की ना, एब्सोल्यूट एंड क्वालिफाइड प्रिविलेज। तो वो कौन सी कंडीशन हैं कि जिसमें कम्युनिकेशन प्रिविलेज कम्युनिकेशन बन जाती है। ओके, आई गेस वीडियो लेंथी हो रही है, तो मैं नेक्स्ट पार्ट में ये बताती हूँ इसका, पार्ट 4 में।